आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस होली के बीच में पूरी दुनिया में जो युद्ध की आग लगी है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि ईरान जो आज अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अकेले लड़ रहा है, उसको बड़ी उम्मीद थी दो उन देशों से जो कि जिनको शक्तिशाली बोलते हैं और महाशक्ति भी हैं, रूस और चीन, जिन्होंने कभी भी किसी भी तरह से ईरान की मदद नहीं की। अब अंजाम यह है कि ईरान अपनी बर्बादी की राह पर है और इजराइल और अमेरिका अनचाहे जहां भी चाह रहे हैं वहां पर मिसाइल मार रहे हैं। ईरान को हर तरह से तबाह करने की जो एक तैयारी थी और जिसको अंजाम दिया गया, अब ईरान बैठकर खुद को कोस रहा है कि कहां किस पे भरोसा किया। तो रूस और चीन चीन अभी तक कहीं से, बल्कि निंदा की हम बात करें, निंदा करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब युद्ध चलते हुए कुछ दिन से लगातार लड़ाई चल रही है, लेकिन कहाँ है रूस, कहाँ है चीन? तो मोनिका, यही दिख रहा है कि देखिए लगातार हम कवरेज कर रहे हैं चीज़ों पे लेकर के, वो तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन आज ईरान अकेले अलग थलग पड़ गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि रूस और चीन जो दो महाशक्ति हैं, जब उनके साथ आ जाएंगे तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका इजराइल थोड़े से बैकफुट पर आ जाएंगे या डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक आलोचना यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो सैन्य कार्रवाई की बात या सैन्य सहयोग की बात की जा रही थी, उस तरीके का सहयोग रूस और चीन से नहीं मिल पा रहा है, जैसा मुझे लगता है कि ईरान सोच रहा था। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीन ने देखिए ईरान का इस्तेमाल किया, लेकिन आज जब ईरान के साथ खड़े होना था तो चीन कहीं नजर नहीं आ रहा है। कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना तो सारे ही देश कर रहे हैं, और इस बीच ईरान कहीं ना कहीं अलग थलग जरूर पड़ रहा है, लेकिन प्रहार उसकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी कड़ी आलोचना की गई। अच्छा, साउथ कोरिया के साथ कहीं ना कहीं ईरान का एक कंपैरिजन करते हुए नजर आए कि 30 साउथ कोरिया अगर मिला ले तब एक ईरान इस समय, अगर जो परमाणु कार्यक्रम पर जिस तरीके से वो काम कर रहा था उस तरीके से वो काम कर रहा है, लेकिन वो धमकाता नहीं है साउथ कोरिया। लेकिन ईरान लगातार जो है धमका रहा था, बातचीत की टेबल पर जरूर आ रहा था, लेकिन धोखेबाजी कर रहा था, और यही वजह है कि आखिरी विकल्प ये था कि हमें अटैक करना पड़ा। लेकिन ईरान इस वक्त वाकई में ही अकेला नजर आ रहा है। अकेला नजर आ रहा है। इसमें सबसे अजीब सी बात यह है मोनिका, कि एक होता है कि साथ देना, दूसरा ये भी होता है कि जब कोई, अगर मेरा कोई दोस्त है तो इंटरवीन भी करूंगा। कहीं से भी पुतिन की तरफ से, चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि वो अमेरिका को भी कहे, डोनाल्ड ट्रंप को भी रोके कि आप चलो, जो भी हुआ अब बैठ करके उसको सब सुलझाते हैं या बात करते हैं। कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा, साइलेंट बैठे हैं। जबकि इसका पूरा असर, जब चीन की जहां आप बात कर लो, चीन की जो ज्यादातर जो तेल की आपूर्ति होती थी ईरान से होती थी, और अभी पूरी लड़ाई में उसका नुकसान भी होना है। लेकिन चीन बाकी तो छोड़ दो, जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था वही पूरी तरह से बेकार हो, किसी काम नहीं आया। अब रूस ने क्या ईरान को दिया, नहीं दिया, पता नहीं। आपको बस याद दिला दें कि अभी कुछ समय पहले जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले युद्धाभ्यास करने के लिए वहां पर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में रूस और चीन दोनों एक तरह से धमकी दे रहे थे, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे। लेकिन जब असली बात आई तो दोनों पीछे हट गए। और देखिए, और कहीं ना कहीं इस समय जिस तरीके से ईरान की स्थिति नजर आ रही है, ईरान लड़ तो रहा है, लेकिन कितना सस्टेन कर पाएगा इस वॉर को? क्योंकि देखिए, अमेरिका ने आज ही हाल ही में एक बयान अमेरिका की तरफ से भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब उसकी सैन्य क्षमता, सामरिक क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, नेतृत्व खत्म हो चुका है। तो अब बातचीत करे तो करे किससे करे? अच्छा, पहले ओमान ने मध्यस्थता की थी, आपको याद होगा, मस्कट की वो बातचीत, अब ओमान पर ही अटैक कर दिया। अभी बौखलाया हुआ ईरान इतना नजर आ रहा है कि जहां उसका मन चाह रहा है, वो ये ना कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसकी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी, और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली भी कहावत यहाँ बैठती है। क्योंकि अब वो देखिए, एक सबसे बड़ी जो गलती ईरान ने कर दी कि जब ये शुरू में ही ईरान की मिसकैलकुलेशन ये भी हुआ है कि उन्होंने क्या सोचा कि सऊदी अरब पे, कुवैत पर, बहरीन पे अटैक करेंगे तो दबाव पर आएंगे, अमेरिका पे दबाव आएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। अब उससे क्या हुआ कि जो देश एक तरह से न्यूट्रल थे पहले, ये उन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि हम भैया अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होंगे, अब वो भी ईरान के खिलाफ हो गए। तो ईरान ने एक साथ कई मुल्कों के साथ उसने दुश्मनी मोल ली, और अब वो अलग थलग पड़ गया। जिनके भरोसे सोच रहा था कि मदद करें, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आप चीन की चालाकी तो आप जानते ही है ना, पर आपको ये मानना पड़ेगा ये कुव्वत सिर्फ भारत में ही है कि एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ चीन बैठा हुआ है। लेकिन आप देखिए, भारत की स्थिति बिल्कुल न्यूट्रल रहती है हमेशा। लेकिन इजराइल बार बार, अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का कल ही बयान आया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा कि चीन इस्तेमाल तो जरूर करता है हर एक की सरजमी, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान का हश्र आपने देखा है, वैसे ईरान का हश्र यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान बार बार ये कह रहा है
मुझे लगता है कि आज ही रक्षा मंत्री, जो नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, मार दिए गए। इजराइल ने ये भी दावा कर दिया। अब आप देखिए ना, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई कमांडर नहीं है। अच्छा, IRGC को कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं कमांड ले सकते हैं, लेकिन वहां पर ईरान की तो सत्ता भी चलती है ना, सिस्टम, IRGC, आयतुल्ला खामनेई तो अब चले गए, उनके परिवार वाले, उनके टॉप कमांडर्स भी चले गए। अब तो संभालेगा कौन? अच्छा, बातचीत करेगा कौन? उनके हिस्से की बातचीत कौन करेगा? ओमान करना चाहता था। अच्छा, अरब वर्ल्ड को आप कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाए, आप वैसे भी हिस्सा नहीं थे। अब आपने इतना अटैक वहां पर कर दिया, कुवैत, कतर, इराक, हर जगह जो है आपने अपनी मिसाइल्स दाग दी, ड्रोन दाग दिए, ये समझाने के लिए कि हाँ, हम तो बहुत खतरनाक है, आपने अगर हमें छेड़ा तो हम इसी तरीके से अटैक करेंगे। लेकिन आपकी सैन्य क्षमता कितनी रहने वाली है? हथियार कब तक टिकोगे? अमेरिका जैसे देश, इजराइल जैसे देशों की, इजराइल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अकेले दम पर कई देशों के साथ अकेला लड़ता रहा है। हाँ, तो ईरान ने यहीं पे गलती कर दी। और एक बात यहाँ पर ये भी याद दिला दें कि जो अली खामनेई अब दुनिया में नहीं रहे, खैर, उनका एक सपना था, वो बार बार बोलते थे भी कि इस पूरी दुनिया में एक भी यहूदी को नहीं रहने देंगे। और बार बार कई बार जाहिर किया था, ईरान ने अपना इरादा जाहिर किया था कि वो परमाणु बम चाहता है ताकि वो इजराइल को मिटा दे, धरती से मिटा दे। लेकिन इजराइल को तो धरती से नहीं मिटा पाया, खुद ही वो मिट गए। तो ये इस तरह की, देखिए, इजराइल भी कई बार हमें लगता है, और शायद गलत भी है, कि किसी संप्रभु देश के अंदर में जाकर के आप वहां हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं ईरान ने की। वो बार बार आपने खतरा बताया, खतरा जताया, तो इजराइल ने अपने खतरे को खत्म कर दिया। और देखिए, 2 महीने से बातचीत चल रही थी, मस्कट में हुई, फिर जेनेवा में बातचीत हुई, 3 राउंड की बातचीत हुई, 3 राउंड में की बातचीत हुई। लेकिन आप ये सोचिए कि उस बीच किस तरीके से आपने देखा भी कि अमेरिका भी लगातार जो है अपना दबाव आगे बढ़ा रहा था। युद्ध अभ्यास की बात कर ले, या अपने जो सैन्य क्षमता है वो लगातार बढ़ा भी रहा था। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं ये भी हमें समझना होगा कि अभी रणनीति अमेरिका और इजराइल की क्या नजर आ रही है इस युद्ध के पीछे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का एक शब्द अगर मैं कोट करूं, कल जो उनकी तरफ से बयान सामने, उन्होंने कहा कि धार्मिक गुंडागर्दी को खत्म करना। धार्मिक गुंडागर्दी शब्द का उन्होंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे कि धार्मिक कट्टरपंथ जो है, कट्टरता जो चल रहा था, और उन्होंने कई सालों से इस्लामिक कट्टरपंथ जो वहां और ईरान को बार बार ही याद दिलाते हैं, जिसके खिलाफ ईरान की जनता भी सड़कों पर उतर रही थी। तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, ईरान के अंदर जो एक तरह से कट्टरपंथ को हवा दे रहे थे खामनेई, उससे जो जनता नाराज थी उसको पूरी तरह से भुनाया। और ये साफ दिख रहा है कि अगर ईरान के लोग अगर अंदर इस तरह से नहीं मिले होते तो आज इतनी ज्यादा इनपुट, इतना स्पेसिफिक इनपुट कैसे आ रहा? आखिर कहीं ना कहीं ईरान के अंदर से ही आ रहा। हम बार बार बात करते हैं मोसाद की और CIA की बात करते हैं, तो कहाँ कैसे आ रहा? बिना लोकल इनपुट के कैसे उनको मिल सकता है? और वही तो बात है। अब देखिए ना, ये मोसाद की इंटेलिजेंस है या CIA की, लेकिन आप देखिए किस तरीके से होमवर्क किया गया, कैसे वो बंकर से 2 मिनट का रास्ता कहते हैं कि उस मीटिंग रूम का है, और उस बंकर से वो कभी निकलते थे नहीं थे खामनेई। आप ये सोचिए कि कैसे उनको पर्सुएड किया होगा कि आप बंकर से निकलिए, और महज 30 से 40 सेकंड में काम तमाम कर दिया गया। पूरे टॉप कमांडर्स का इतनी सीक्रेटिव, उनकी एक एक चाल पर नजर रखना, सर्वेलेंस करना, और सटीक मतलब प्रिसिशन के साथ ये सटीक मिसाइल दागना। अब मारने के बाद फोटो भी ले लेना। ब्लैक स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कहा यही जा रहा है कि 1000 किलोमीटर नीचे अगर आप छोटा सा टेबल या मक्खी भी होगी ना, उसको भी मार देती है। कितना परफेक्शन था। इससे खामनेई का खात्मा किया गया। आप देखिए कितने परफेक्शन से उन्होंने तो सामने का दुश्मन जब इतना मजबूत था, उसको बार बार उकसाने की बात, और इस पूरी, अगर मैं आज मान के चलता हूं कि ईरान की पूरी तबाही के पीछे वो जो 2023 अक्टूबर में जो हमला हुआ था, हमास ने जो हमला किया था, हमास किसका वो था? हमास को किसने खड़ा किया? इसी ईरान ने खड़ा किया था। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये ईरान के इशारे, इसी ईरान के इशारे पर हमास ने हमला किया। इजराइल में घुस करके हजारों, वहां पर जो सैकड़ों लोग थे, वहां उन निर्दोष लोगों को मारा गया। उसके बाद इजराइल रुका नहीं, एक के बाद एक जितने प्रॉक्सी थे ईरान के, या हिजबुल्लाह हो या हमास हो या यमन में, सब भागे। तो ये गलती कहीं ना कहीं ईरान, इसकी शुरुआत ईरान ने की थी 2023 के अक्टूबर में, और उसको खत्म करने की जब बात आई है तो अब इजराइल अपने अंदाज में खत्म करा। पहले प्रॉक्सी को खत्म किया, और अब सीधे सीधे इजराइल के ऊपर लगातार ईरान के ऊपर हमले करके इजराइल ने अपनी मंशा दिखा दी है कि अगर पूरी दुनिया में कोई दुश्मनी रखेगा या इजराइल को मिटाने की ख्वाहिश रखेगा, वो ख्वाहिश कोई पूरी नहीं होने देगा। देखिए, इजराइल तो पहले ही युद्ध लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हुती से लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है। उसको क्या जरूरत थी, अटैक करने की? यानी कि
जिस टेबल पर टॉक्स होनी चाहिए थे, वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो या तमाम प्रतिबंधों को लेकर हो या धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर जो बात हो रही थी बार बार, उन चीज़ों को लेकर हो। हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाया, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक इतना अनरेस्ट ईरान में हो गया था, जेनज़ीज़ जो है वो कहीं न कहीं उस तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे थे और विद्रोह उनकी तरफ से हो रहा था, और शायद यही वजह है कि सही समय पर सटीक निशाना भी लग गया, खामनेई का खात्मा हो चुका है। अब बार-बार जो है अमेरिका की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि आप युद्ध को लंबा लेकर जाइए, लेकिन ईरान कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि अलग-थलग तो वो पड़ ही गया है। सिर्फ कूटनीतिक निंदा तो यूएन भी कर रहा है। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, ईरान में बर्बादी उतनी ही ज़्यादा होगी और इसके लिए इज़राइल और अमेरिका दोनों तैयार हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं वहाँ पर चिंता उन लोगों की होनी चाहिए, ईरान के लोगों की चिंता होनी चाहिए कि चलिए खामनेई और बाकी जो भी टॉप जितने जनरल थे उसको तो इज़राइल ने ख़त्म कर दिया, लेकिन आगे अब होने पे तबाही और बर्बादी ईरान की जनता को बस होनी है। एक पॉइंट जो मिस हो रहा है इसमें, शायद अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इस पॉइंट से, शायद वहाँ के ईरान के लोगों को ये भी लगा होगा कि खामनेई के खात्मे के बाद एक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं अक्रॉस जाएगा खामनेई के लिए कि अब देखिए आप, क्योंकि हाँ, इमोशनल होता है, लेकिन वो सेंटिमेंट नजर नहीं आया, ना सड़कों पर नजर आया, ना वहां पर वो किसी थोड़े एक दो बड़े, तस्वीरें आई वो करके, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ, कोई बड़ा बल्कि सेंटिमेंट नजर नहीं जश्न आया। भी मनाया गया, जश्न भी Exactly, और मनाया वो भी गया ईरान में। ईरान में भी, ईरान के बाहर भी जश्न मनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं जब आपके घर में प्रॉब्लम अगर होती है, अब जब घर में एक्चुअली सच ये भी है कि खामनेई सिर्फ अमेरिका और इजराइल से नहीं गिरे थे, बल्कि अपने घर में भी गिरे हुए थे, और इसका फायदा अमेरिका और इजराइल ने उठाया है। और अब उनको जिस दोस्त पे भरोसा करते थे, रूस और चीन भी उनके साथ नहीं दिया, तो अब जो सारे मिस कैलकुलेशन हुए ईरान की तरफ से, खामनेई की तरफ से हुए, उसका भुगतान वहाँ की पूरी जनता कर रही है। तो अब ये देखना बाकी है कि ये युद्ध और कितना लंबा खींचता है, क्योंकि अब ईरान को किसी तरह से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि रूस और चीन उसके साथ देने के लिए आएंगे। तो अब इसमें है कि युद्ध जितनी जल्दी खत्म होता है, ईरान के बाकी जो वहाँ के जो लोग हैं उनका भला होगा। तो इन तमाम अपडेट्स और हमारी नजर बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।